हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम सॉलिड स्टेट्स के क्वेश्चंस करेंगे, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के एमसीक्यूज करेंगे और जितने भी सारे एमसीक्यूज हैं ये सारे एमसीक्यूज ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्वेश्चन की बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन फेवर द एग्जिस्टेंस ऑफ सब्सटेंस इन द सॉलिड स्टेट। अगर आपको किसी कंपाउंड को सॉलिड स्टेट में रखना है तो पहला ऑप्शन दिया है हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर से क्या होता है, मॉलिक्यूल्स में क्या होता है, रिपल्शन हो जाती है, उनमें ज़्यादा एनर्जी आ जाती है, दे विल गेट सेपरेटेड। तो सॉलिड स्टेट में इट डज नॉट फेवर। लो टेम्परेचर विल फेवर, तो जितना ज़्यादा क्या होता है, लो टेम्परेचर होता है। अगर आपने क्या किया है, टेम्परेचर आपने कम रखा हुआ है, एज ए रिजल्ट क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं वो क्या हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं। एंड बिकॉज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बढ़ जाती हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक ही पोजीशन पे क्या हो जाते हैं, फिक्स्ड हो जाते हैं, और सॉलिड स्टेट क्या होता है, रिटेन रहता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं इनका डेफिनेट एंड कैरेक्टरिस्टिक हीट ऑफ फ्यूजन, दैट इज करेक्ट, ये होता है इनका आइसोट्रॉपिक नेचर। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं वो एक्चुअल में होते हैं एन आइसोट्रॉपिक। सो सेकंड ऑप्शन क्या होगा हमारा करेक्ट, इट इज़ नॉट द कैरेक्टरिस्टिक। सो अब हम बात करते हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड होते क्या है, ये होते हैं हमारे एन आइसोट्रॉपिक। ये एन आइसोट्रॉपिक होते हैं। जब भी हम इनकी अगर बात करें, एटम्स का अरेंजमेंट जो होता है वो प्रॉपर अरेंजमेंट होता है, सिमेट्रिकल अरेंजमेंट होता है। बट जब हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें थ्रू द डिफरेंट डायरेक्शन में क्या होता है, एटम्स का अरेंजमेंट फॉर डिफरेंट डायरेक्शन ऑफ लाइट, एटम्स का अरेंजमेंट क्या हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है। तो इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है डिफरेंट डायरेक्शन में क्या हो जाती हैं, डिफरेंट हो जाती हैं। सो दे आर एन आइसोट्रॉपिक। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर एन आइसोट्रॉपिक, तो इसका सेकेंड ऑप्शन विल द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अमॉर्फस सॉलिड। तो ये आपको एग्जांपल याद रखना है। जो ग्रेफाइट होता है ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, वेयर एज क्वार्ट ग्लास जो है इट इज एन अमॉर्फस सॉलिड। तो इसका जो सेकंड ऑप्शन होगा वो करेक्ट आंसर होगा। एलम, क्रोम एलम इज ऑल्सो क्रिस्टलाइन एंड सिलिकॉन कार्बाइड इज ऑल्सो क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्वेश्चन नंबर 4, which of the following arrangement show systematic alignment of the magnetic moment of the anti ferromagnetic substance। तो इन्होंने एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के बारे में पूछा है। एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में क्या होता है, जो डोमेन्स होते हैं वो होते हैं अपोजिट डायरेक्शन में, और वो क्या करते हैं, एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसल आउट कर देते हैं। तो डोमेन्स क्या करते हैं, कैंसल आउट कर देते हैं। अगर फर्स्ट में देखें सब डोमेन्स एक डायरेक्शन में है तो इसे बोलते हैं फेरोमैग्नेटिक, तो ये ऑप्शन नहीं है। सेकंड में देखें तो ये आपस में कैंसिल आउट नहीं कर रहे हैं। थर्ड में भी दे आर इन वन डायरेक्शन। अगर हम फोर्थ ऑप्शन देखें तो 3 क्या है, ऑन द अप साइड डोमेन्स, और 3 क्या है, डाउन साइड। तो ये क्या करते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट एक दूसरे का कैंसिल कर देंगे, तो इसे बोलते हैं हम एंटी। सो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द क्वार्ट्ज ग्लास। सबसे पहले आपको याद रखना है ये जो क्वार्ट्ज ग्लास है ये क्या होता है, हमारा एमॉर्फस सॉलिड। ठीक है, जो एमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं वो होते हैं आइसोट्रोपिक इन नेचर। आइसोट्रोपिक का क्या मतलब है, जो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो क्या होती हैं, सेम इन ऑल डायरेक्शन, और जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इट इज़ ए टाइप ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी होगी सेम इन ऑल डायरेक्शन, तो इसका जो ऑप्शन 1 है दैट इज द करेक्ट आंसर, सेम इन ऑल डायरेक्शन। नेक्स्ट, which of the following is not true about the amorphous solid? On heating they will become crystalline at certain temperature. It is possible. They may become crystalline or keeping for a long time. Amorphous solid can be molded by heating, that is also true. There are anisotropic. तो अभी हमने पढ़ा था जो amorphous solid होते हैं वो होते हैं isotropic in nature। ठीक है, वो आइसोट्रॉपिक होते हैं, उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो सेम है ऑल डायरेक्शन में। तो इसका जो फॉल्स स्टेटमेंट है दैट इज द फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, द शार्प मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड इज ड्यू टू व्हाट। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है उनका एक पर्टिकुलर क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है। फर्स्ट ऑप्शन है ए रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑब्जर्व्ड ओवर ए शॉर्ट डिस्टेंस। तो याद रखना इनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो लॉन्ग डिस्टेंस में इनका जो अरेंजमेंट होता है वो सेम होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या गलत है। सेकंड, ए रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ओवर ए लॉन्ग डिस्टेंस इन द क्रिस्टलाइन लैटिस। तो लॉन्ग डिस्टेंस में क्या होता है, अरेंजमेंट सेम होता है, एज ए रिजल्ट इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो भी क्या रहता है, हमेशा कांस्टेंट रहता है, विच इज़ ए शार्प मेल्टिंग पॉइंट। तो इसका सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आयोडीन मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड बाय क्रिस्टलाइन लैटिस बाय विच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर हम बात करें आयोडीन की, ये जो आयोडीन है ये बनाता है हमारा नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड।
ठीक है, ये क्या होता है, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड होता है। इसमें कोई भी क्या होता है, डाइपोल डाइपोल इसमें प्रेजेंट नहीं होता है। सो ये जो आयोडीन है ये सबसे वीकेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से क्या होता है, बॉन्डेड होता है, और जो सबसे वीकेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको बोलते हैं हम डिस्पर्शन फोर्स, इनको डिस्पर्शन फोर्स कहते हैं, और यू कॉल इट एज द लंडन फोर्स। ठीक है, तो याद रखना नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड जो है वो बॉन्ड करते हैं एक दूसरे से बाय द डिस्पर्शन फोर्स और द लंडन फोर्स। तो इसका ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेटवर्क सॉलिड। तो ये आपको एग्जांपल याद रखनी है। नेटवर्क सॉलिड की जो एग्जांपल है वो है हमारी डायमंड। जो डायमंड है वो क्या कर सकता है, जो कार्बन है वो अपने साथ बॉन्ड बना के एक बड़ा सा स्ट्रक्चर बनाते हैं, सो दैट इज कॉल्ड एज नेटवर्क सॉलिड। तो डायमंड इज द करेक्ट आंसर, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड इज नॉट एन इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। सबसे पहले हम बात करेंगे मैग्नीशियम की। मैग्नीशियम जो है वो बनाता है हमारा मेटेलिक सॉलिड। ठीक है, इट इज ए मेटेलिक सॉलिड, और ये क्या कर सकता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट TiO। TiO एक तरह का क्या है, आयनिक सॉलिड है, और ये जो आयनिक सॉलिड है ये भी क्या कर सकता है, कंडक्टेंस कर सकता है इलेक्ट्रिसिटी की। नेक्स्ट जो I2 है, इट इज ए नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। ओके, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड है, सो एज ए रिजल्ट नॉन पोलर होने की वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। सी एंड वाटर, अगेन वाटर क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड, एज ए रिजल्ट ये भी क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी। तो ये लास्ट वाले जो दो हैं वो क्या एक्ट करते हैं, इंसुलेटर। सो हमारा जो C एंड D जो है दोनों क्या है हमारे, दे आर नॉट द इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। तो इसका थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 की बात करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द आयनिक सॉलिड। दे हैव वेरी लो वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन द मोल्टन स्टेट। तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है दैट इज रॉन्ग। वाई, जैसे हमारे पास है NaCl, मोस्टली ये जब सॉलिड स्टेट में होता है तो ये एक्ट करता है एज ए इंसुलेटर, इट्स ए टाइप ऑफ आयनिक सॉलिड। बट जब हम इसे मोल्टन फॉर्म में रखते हैं तो ये प्रेजेंट होता है Na+ और Cl नेगेटिव की फॉर्म में, और ये इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टेंस कर सकता है, और इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी क्या हो जाती है, हाई हो जाती है मोल्टन स्टेट में। तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, ग्रेफाइट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ व्हाट। अब याद रखना जो ग्रेफाइट है उसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, ठीक है, बट इट हैज़ ए फ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो जो ग्रेफाइट होता है वो ऐसे हेक्सागन शेप में होता है, और ये क्या बनाता है, एक दूसरे के ऊपर लेयर, और उन दोनों लेयर्स के बीच में याद रखना जो फ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं, और उसकी वजह से ही ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। तो इसका सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड बिहेव एज ए कंडक्टर और इंसुलेटर डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर। तो आपको एग्जाम्पल याद रखनी है। ये एग्जाम्पल है हमारा TiO3। जो TiO3 है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है कि वो कंडक्टर भी बिहेव कर सकता है और इंसुलेटर। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड विल हैव इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज लाइक मेटल। तो ये भी आपको एग्जाम्पल याद रखना है। इसका ऑप्शन है 4 CrO2। तो CrO2 की जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज हैं वो मेटल से मैच करती हैं। क्वेश्चन नंबर 15, द लैटिस साइट इन प्योर क्रिस्टल कैन नॉट बी ऑक्यूपाइड बाय व्हाट। सपोज आपके पास क्या है, प्योर क्रिस्टल है, और इसकी जो लैटिस साइट है याद रखना वो कौन ऑक्यूपाई कर सकता है। जो लैटिस साइट होती हैं वो ऑक्यूपाई कर सकता है हमारे मॉलिक्यूल्स ऑक्यूपाई कर सकते हैं, आयंस भी ऑक्यूपाई कर सकते हैं, बट इलेक्ट्रॉन्स वो ऑक्यूपाई नहीं कर सकते। एटम्स भी जो इसकी प्योर साइट्स हैं, इसकी लैटिस साइट वो ऑक्यूपाई कर सकते हैं। ठीक है, तो याद रखना इलेक्ट्रॉन्स अगर इम्प्योरिटीज़ हैं कुछ तो उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स कर सकते हैं, बट अगर प्योर क्रिस्टलाइन सॉलिड दिया हुआ है आपको तो उसमें मॉलिक्यूल्स आयंस या एटम होते हैं तो इलेक्ट्रॉन वोंट बी प्रेजेंट। तो इसका थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, ग्रेफाइट कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज। सो फर्स्ट, कंडक्टिंग सॉलिड। तो इट कैन बी क्लासिफाइड एज कंडक्टिंग सॉलिड क्योंकि ये क्या कर सकता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। नेटवर्क सॉलिड, ये नेटवर्क की तरह बनाता है अरेंजमेंट, सो इट कैन बी कंसिडर एज ए नेटवर्क सॉलिड। इट इज़ ऑल्सो बिकॉज इसके जो बॉन्ड है वो कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, इट इज़ ए कोवलेंट सॉलिड। सो इसका फोर्थ ऑप्शन, जो ग्रेफाइट है ये आयंस नहीं बनाता है, सो इट इज़ नॉट एन आयनिक सॉलिड। तो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, कैटाइंस आर प्रेजेंट इन इंटरस्टिशियल साइट्स आर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट की। फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है, सपोज आपके पास क्या प्रेजेंट है, आयंस प्रेजेंट है। तो फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है, जो हमारी क्या होती है कैटाइंस होती है
मोस्टली वो क्या करती है, कैटाइन जो है वो बाहर मूव करती है इनटू द इंटरस्टिशियल स्पेस, और यहाँ पे क्या हो जाता है, तो एक जगह आ जाती है हमारी वैकेंसी, और दूसरी तरफ क्या होता है, इंटरस्टिशियल स्पेस में क्या हो जाता है, हमारा जो कैटाइन है वो अपनी जगह क्या कर लेता है, ऑक्यूपाई कर लेता है। तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है दैट इज फ्रैंकल डिफेक्ट। ठीक है। सेकंड, शॉर्टकी डिफेक्ट इज ऑब्जर्व इन ए क्रिस्टल। अब शॉर्टकी डिफेक्ट में क्या होता है, सपोज आइंस प्रेजेंट है तो कुछ जो कैटाइंस हैं वो क्या हो जाती है, मिसिंग होती है, और सिमिलर अमाउंट ऑफ एनाइंस विल ऑल्सो बी मिसिंग। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, सेम अमाउंट ऑफ कैटाइंस एंड एनाइंस क्या होता है, शॉर्टकी डिफेक्ट में मिसिंग हो जाता है। एज ए रिजल्ट इसकी जो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी है वो सेम रहती है, और स्टाइशोमेट्री भी इसकी क्या रहती है, सेम रहती है। तो इक्वल नंबर ऑफ कैटाइंस एंड एनाइंस आर मिसिंग फ्रॉम द लैटिस, तो ये हो जाता है हमारा शॉर्टकी डिफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हमें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द चार्ज एक्वायर्ड बाय द पी टाइप सेमीकंडक्टर। अब याद रखना कि सपोज आपके पास कोई भी सेमीकंडक्टर है, जैसे आपके पास क्या है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम हो सकता है, कभी भी आप इसमें क्या करो, इम्प्योरिटी डालो। इम्प्योरिटी आप कर सकते हो 13 ग्रुप की डाल सकते हो, या तो आप ग्रुप 15 की डाल सकते हो। 13 ग्रुप की अगर इम्प्योरिटी डालोगे तो उसे बोलते हैं हम पी टाइप सेमीकंडक्टर, और अगर 15 की डालोगे उन्हें बोलते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, चाहे आप 13 ग्रुप की इम्प्योरिटी डालो, 15 ग्रुप की, जो आप इम्प्योरिटी डाल रहे हो वो इम्प्योरिटी क्या है, न्यूट्रल है। इम्प्योरिटी तो क्या होगी, न्यूट्रल, क्योंकि उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, सेम होंगे। और अगर आप एक न्यूट्रल कंपाउंड में, सिलिकॉन पे आप न्यूट्रल कंपाउंड पे एक न्यूट्रल कंपाउंड ऐड कर रहे हो, तो उसकी जो न्यूट्रलिटी है वो हमेशा क्या रहेगी, सेम रहेगी, तो कंपाउंड न्यूट्रल रहता है। ठीक है। तो जो पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर हैं तो एक्चुअल में वो क्या रहते हैं, न्यूट्रल रहते हैं। तो इसका सेकंड इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट, टू गेट एन एन टाइप सेमीकंडक्टर फ्रॉम सिलिकॉन इट शुड बी डोप विद द सब्सटेंस विद वैलेंस। तो इसकी आउटर मोस्ट वैलेंस कितना होना चाहिए है, 5 होना चाहिए। तो अगर 5 वैलेंस है तभी, जैसे हमने क्या किया है, सिलिकॉन को हमने फॉस्फोरस के साथ क्या किया, बॉन्ड कर दिया। तो फॉस्फोरस क्या कर सकता है, 4 बॉन्ड बनाएगा सिलिकॉन के साथ, और इसका जो एक इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा, और वो जो एक इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर सकता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कर सकता है। तो इसका फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, द टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स इन द फेज सेंटर यूनिट सेल। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एफसीसी की। एफसीसी में नंबर ऑफ यूनिट सेल्स कितने होते हैं, ये आपको याद रखना, नंबर ऑफ यूनिट सेल्स होते हैं हमारे 4। नंबर ऑफ यूनिट सेल 4 है। तो याद रखना, अगर टेट्राहेड्रल वॉइड की बात करें, टेट्राहेड्रल वॉइड हो जाते हैं हमारे 2 × 4 विच इज इक्वल टू द 8। तो दिस आर द नंबर ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड। तो जितने नंबर ऑफ हमारे क्या एटम प्रेजेंट है उसके ट्वाइस हो जाते हैं। अगर क्वेश्चन में पूछा होता ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड हो जाते हैं हमारे सिर्फ 4। तो इसका सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग डिफेक्ट आर शोन बाय द AGBR। अब AGBR याद रखना, ये एक स्पेशल केस है। जो AGBR है वो शॉर्टकी डिफेक्ट भी शो कर सकता है और फ्रैंकल डिफेक्ट भी इट कैन शो। सो इसका जो A एंड B दोनों क्या है, करेक्ट है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर द मोस्ट एफिशिएंट पैकिंग इज प्रेजेंट। तो आपको याद रखना है, जो SCP है एंड CCP दोनों में क्या होता है, हमारा सबसे ज़्यादा एफिशिएंट होता है विच इज़ 74%। BCC की अगर हम बात करें, इसकी एफिशिएंसी होती है हमारी 68%। और वेयर एज सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर का जो है, सिंपल जो क्यूब है, इसकी एफिशिएंसी होती है 52.4%, जो सबसे लोएस्ट होता है। तो याद रखना, SCP एंड CCP इज द करेक्ट आंसर। तो इसका जो ऑप्शन सेकंड है इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, परसेंटेज ऑफ एम्प्टी स्पेस इन द बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट। अभी हमने बात किया BCC में जो हमारा क्या होता है, पैकिंग होती है, जो स्फेयर प्रेजेंट होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं हमारा 68% स्पेस। ठीक है। और जो बाकी रिमेनिंग स्पेस होगा दैट इज द स्पेस फॉर द एम्प्टी। वो जो स्पेस क्या होगी, एम्प्टी। तो एम्प्टी स्पेस कितना हो जाएगा, 100 - 68 विच इज 32%। ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन 3 है दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर द हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। हम HCP की बात करेंगे। सबसे पहले कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, 12, दैट इज करेक्ट। 74% इज द पैकिंग एफिशिएंसी, दैट इज ऑल्सो करेक्ट।
अगर हम बात करें इसकी पैकिंग की, टेट्राहीड्रल वॉइड्स ऑफ द सेकंड लेयर आर कवर्ड बाय द स्फीयर ऑफ द थर्ड लेयर, तो ये क्या है, करेक्ट है। तो याद रखना जब हम थर्ड लेयर को प्लेस करते हैं इसमें, व्हेन थर्ड लेयर, इसको हम प्लेस करेंगे ओवर द सेकेंड लेयर, ठीक है। और कहाँ पे प्लेस करते हैं हम, इन द टेट्राहीड्रल वॉइड्स। जब हम टेट्राहीड्रल वॉइड्स में क्या करते हैं, प्लेस करते हैं, तो याद रखना जो थर्ड लेयर है वो क्या हो जाती है, फर्स्ट लेयर से क्या करता है, मैच करता है। जो अलाइनमेंट है, जो थर्ड लेयर और फर्स्ट लेयर का अलाइनमेंट क्या होता है, सेम होता है, तभी हम इसे क्या बोलते हैं, ए बी टाइप ऑफ अरेंजमेंट, ठीक है। तो जो थर्ड ऑप्शन है वो भी हमें करेक्ट दिया हुआ है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, टेट्राहीड्रल वॉइड्स में हम क्या डाल रहे हैं, थर्ड लेयर। दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द फोर्थ लेयर अलाइन विद द फर्स्ट लेयर, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। थर्ड लेयर है वो फर्स्ट लेयर से क्या करती है, अलाइन करती है। दिस फॉर्म्स ए बी अरेंजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, in the following structure coordination number of cation and anion in the pack structure will be same. Cl negative of the FCC lattice and the Na occupy all the octahedral voids of the unit cell. तो इसमें याद रखना जब हम बात करते हैं NaCl की, तो जो Cl है वो ऑक्यूपाई करता है FCC लैटिस और Na ऑक्यूपाई करता है टेट्राहीड्रल वॉइड्स, ठीक है। और अगर हम बात करें कोऑर्डिनेशन नंबर की, जो Cl का है वो भी क्या होता है, 6 होता है, और Na का भी क्या होता है, कोऑर्डिनेशन है 6, दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, सेम होता है। तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, विच इज द कोऑर्डिनेशन नंबर इन द स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन द 2 डायमेंशन। सपोज आपने क्या किया है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग किया है, ठीक है। तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग में देखेंगे, सपोज जो सेंट्रल एटम है वो सिर्फ 4 एटम्स के साथ क्या होता है, अटैच होता है, तो इसका हो जाता है कोऑर्डिनेशन नंबर 4। तो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच काइंड ऑफ डिफेक्ट यू आर इंट्रोड्यूस बाय डोपिंग। डोपिंग इज नॉट डिसलोकेशन, तो इसमें जो भी हमारे आयन्स मॉलिक्यूल्स मूव नहीं करते, शॉर्ट की डिफेक्ट भी नहीं है, ये फ्रेंकल भी नहीं है, सो इट इज़ इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट, ठीक है। तो इसमें अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो सकता है, कम हो सकता है, तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट, सो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, सिलिकॉन डोप विद द इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी, ये ऑलरेडी हमने पढ़ा है। इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी क्या होता है, सपोज आपके पास है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो होता है 14 ग्रुप, अगर आप इसको 15 ग्रुप के एलिमेंट के साथ क्या करते हो, इसमें इम्प्योरिटी डालते हो, डोपिंग करते हो 15 ग्रुप के एलिमेंट से, तो इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, इसे बोलते हैं हम एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो इसका सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस आर वीकली अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड, ये करेक्ट है। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस मैग्नेटिक फील्ड को अट्रैक्ट करती है। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कैन नॉट बी मैग्नेटाइज परमानेंटली, तो ये जो सेकंड ऑप्शन है ये क्या गलत है, तो यही करेक्ट आंसर है। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, अगर आप इसे मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, इट कैन गेट मैग्नेटाइज्ड परमानेंटली, तो इसका सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। Question number 31st. Which of the following statement is not true about the ionic solid? The bigger ion form the close pack structure. So ये correct है, जो anions होती हैं वो mostly lattice site पे occupy होती हैं। Smaller ions जो cations होती हैं they occupy either the octahedral or the tetrahedral voids। तो ये भी क्या हमारा correct statement है। जो cations होती हैं mostly वो क्या रहती हैं, they are present in the voids। ऑक्यूपेशन ऑफ ऑल वॉइड्स इट नॉट नेसेसरी, ये भी क्या है हमारा करेक्ट है। तो सारे वॉइड में ऑक्यूपाई होना नेसेसरी नहीं है। और लास्ट, द फ्रैक्शन ऑफ द ऑक्टाहीड्रल और टेट्राहीड्रल वॉइड डिपेंड अपॉन द रेडिया ऑफ आइन ऑक्यूपाइड द वॉइड। तो फोर्थ स्टेटमेंट क्या हमारा रॉन्ग है। एक्चुअल में क्या होता है कि फ्रैक्शन ऑफ ऑक्टाहीड्रल एंड टेट्राहीड्रल वॉइड जो है वो डिपेंड करता है रेडियस ऑफ द आइन प्रेजेंट इन द लैटिस, ठीक है। जो लैटिस में आयंस होते हैं उसका साइज डिफाइन करता है कि वॉइड का साइज क्या होगा, ना कि जो आयंस वॉइड में प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसका जो फोर्थ ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, ए फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस बिकम ए परमानेंट मैग्नेटिक व्हेन इट इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड बाय ऑल द डोमेन्स गेट ओरिएंटेड इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो सारी जब डोमेन्स एक ही डायरेक्शन में ओरिएंट कर लेती हैं तो क्या हो जाता है, वो उसमें परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ पैकिंग एफिशिएंसी इन द डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट सेल। तो यह हमने ऑलरेडी पढ़ा है
CCP और FCC का होता है हमारा 74%, BCC का होता है हमारा 68%, और अगर हम बात करें सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर का, इन सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर आपकी पैकिंग एफिशिएंसी होती है 52.4%। तो सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा? FCC का, देन BCC, देन सिंपल क्यूबिक। तो इसका अगर हम ऑप्शन देखेंगे तो इसका जो बी ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द डिफेक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज डिसलोकेशन। डिसलोकेशन में क्या होता है? हमारा मूवमेंट ऑफ आयन होता है। तो लैटिस से आयन, सपोज लैटिस है यहाँ पे, लैटिस से आयन क्या होती है? आयन विल गो इनटू द, एक आयन लैटिस से मूव कर जाती है इनटू द इंटरस्टिशियल स्पेस। तो दिस इज कॉल्ड एज डिसलोकेशन डिफेक्ट, और ये डिसलोकेशन डिफेक्ट हमें दिखता है फ्रैंकल डिफेक्ट में। तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द क्यूबिक क्लोज पैकिंग द यूनिट सेल हैज। सबसे पहले अगर हम बात करें क्यूबिक क्लोज पैकिंग, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज FCC। नंबर ऑफ, सबसे पहले इसमें क्या होते हैं? एटम्स होते हैं 4। और अगर हम बात करें टेट्राहीड्रल वॉइड्स की, तो टेट्राहीड्रल वॉइड्स कितने होते हैं? 4 × 2, तो टोटल टेट्राहीड्रल वॉइड्स आर 8। तो फर्स्ट ऑप्शन में 4 दिया हुआ, दैट इज रॉन्ग। सेकंड में 4, दैट इज रॉन्ग। थर्ड में दिया टेट्राहीड्रल वॉइड्स, ईच ऑफ देम इट इज शेयर्ड बाय द 4 एडजेसेंट यूनिट सेल। बट याद रखना, जब हम बात करें CCP और FCC की, जो वॉइड्स होते हैं दे आर प्रेजेंट इनसाइड द यूनिट सेल, कभी वो किसी के साथ शेयर नहीं होते, ठीक है। सो 8 टेट्राहीड्रल वॉइड्स आर प्रेजेंट विद इन द यूनिट सेल। तो इसका जो फोर्थ ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, एच लेंथ ऑफ द यूनिट सेल इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ स्फीयर कॉन्स्टिट्यूएंटिंग द FCC, BCC, सिंपल क्यूबिक आर रिस्पेक्टिवली। तो आपको इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता देता हूँ। जब भी आप बात करेंगे CCP और HCP का, तो आपको एक चीज़ याद रखनी है, इसमें हो जाता है हमारा जो 4R रेडियस इज इक्वल टू √2a। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। और अगर हम बात करें BCC की, BCC में क्या होता है? 4R इज इक्वल टू √3a। और अगर हम बात करें सिंपल क्यूबिक की, सिंपल क्यूबिक में क्या होता है? 2R इज इक्वल टू a। तो हम क्या कर सकते हैं? इसी को हम सॉल्व करके हम क्या निकाल सकते हैं? हमें पूछा है यू हैव टू फाइंड द एच लेंथ, जो a है इन टर्म्स ऑफ रेडियस, तो हम a की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट वाले में क्या हो जाएगा? a का वैल्यू जो हम इसको सॉल्व करेंगे हो जाएगा 2√2r। सेकेंड वाले में क्या हो जाएगा? a इज इक्वल टू 4/√3r। और फोर्थ में हो जाएगा, थर्ड में हो जाएगा a इज इक्वल टू 2r, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 1 है, अगर आप ऑप्शन 1 देखोगे, ये क्या होगा? हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ कंडक्टिविटी इन द सॉलिड। सबसे ज़्यादा कंडक्टिविटी क्या होनी चाहिए? मेटल्स में। मेटल्स में सबसे ज़्यादा कंडक्टिविटी होती है। फिर आती है हमारी सेमी कंडक्टर में कंडक्टिविटी, और उसके बाद सबसे कम जो होती है वो होती है हमारी इंसुलेटर। तो अगर हम फर्स्ट ऑप्शन को देखेंगे, मेटल की इंसुलेटर से ज़्यादा, दैट इज़ करेक्ट, और सेमीकंडक्टर की इंसुलेटर से ज़्यादा होती है, दैट इज़ ऑल्सो करेक्ट। तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है दैट इज़ द करेक्ट आंसर। आई होप आपको सारे MCQ समझ आए हों इस चैप्टर के। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।